हाँ बच्चों, अब हम लोग क्लास 10th में लाइट के चैप्टर में अपवर्तन पढ़ेंगे। ठीक, तो परावर्तन की बात पहले हो चुकी है, अब इसमें हम लोगों को पढ़ना है अपवर्तन। कक्षा 10 लाइट, और इसमें क्या पढ़ेंगे? अपवर्तन, रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन, ठीक। तो अपवर्तन क्रिया क्या है? अपवर्तन देखो, पहले तो हम प्रकाश के लिए माध्यम की बात करें। जैसे हवा में प्रकाश चलता है, निर्वात में प्रकाश चलता है, जल में प्रकाश चलता है, कांच में प्रकाश चलता है, इसी तरीके से कई पारदर्शी पदार्थों में प्रकाश चलता है। तो जिन जिन पदार्थों में प्रकाश चलता है उन्हीं को माध्यम कहा जाता है। तो निर्वात है, क्योंकि वहां पदार्थ नहीं है तो वहां माध्यम नहीं कहेंगे, उसको निर्वात कहेंगे, जो एकदम खाली है, रिक्त स्थान है। इसके बाद हवा आई, हवा भी एक तरह का पदार्थ ही है, हवा भी एक माध्यम हुआ। इसके बाद जल हुआ, जल में भी प्रकाश किरणें चलती हैं। देखो, नीचे की वस्तुएं जल में जो होती हैं ऊपर दिखाई देती हैं, प्रकाश चला तो जल भी एक माध्यम हुआ। कांच के आर पार दिखाई देता है तो कांच में भी प्रकाश किरणें चलती हैं, तो कांच भी एक माध्यम हुआ। इसी तरीके से कई अन्य पारदर्शी पदार्थ हैं जो माध्यम हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं कि प्रकाश के लिए जितने पारदर्शी पदार्थ हैं वो सब माध्यम हैं। हवा, जल, कांच, ये तीन तुम्हारे व्यवहारिक माध्यम है जिनको पहले से जानते हो। इसके अलावा कोई भी पारदर्शी माध्यम हो तो उसको हम प्रकाश के लिए माध्यम मान लेंगे। तो अपवर्तन में होता क्या है? परावर्तन में हम पढ़ चुके हैं, प्रकाश किरण आती है, चिकने चमकीले तल पर टकराती है, टकराने के बाद वहीं से फिर लौट जाती है, अर्थात जिस माध्यम से आई थी उसी माध्यम में चली गई। एक ही माध्यम में आई, एक ही माध्यम में लौट गई, अर्थात परावर्तन की घटना में एक ही माध्यम होता है। ठीक, लेकिन अपवर्तन की घटना में क्या होता है कि दो माध्यम जरूर होंगे। एक माध्यम से आएगी, फिर दूसरे माध्यम में प्रवेश करके उसमें जाएगी। लेकिन जितनी आसानी से हम कह रहे हैं कि एक माध्यम से आई, दूसरे माध्यम में प्रवेश करके चली गई, इतना आसान नहीं मामला। इसमें सीधा मामला है कि प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, लेकिन जहां दूसरे माध्यम की शुरुआत होती है वहीं प्रकाश किरण अपनी दिशा से मुड़ जाती है या तिरछी हो जाती है, कह लो, अपनी दिशा से तिरछी हो जाती है, या तुम्हारे विज्ञान की भाषा में, फिजिक्स की भाषा में उसको कहेंगे प्रकाश किरण विचलित हो जाती है। और प्रकाश किरण जब दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है वहीं से तिरछी हो जाती है। इसी तिरछी होने वाली घटना को अपवर्तन कहते हैं। अगर तिरछी नहीं हो रही है तो समझ लो अपवर्तन नहीं हुआ, अर्थात प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो दूसरे माध्यम में तिरछी चली जाती है। यही घटना कहलाती है प्रकाश का अपवर्तन। तो परिभाषा क्या लिखी जाए? किसी माध्यम से प्रकाश किरण जब
दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तब वो दूसरे माध्यम में तिरछी होकर जाती है। यही घटना प्रकाश अपवर्तन है। यही घटना प्रकाश अपवर्तन है। अब ये परिभाषा कई तरीके से थोड़ा थोड़ा शब्दों में बदलाव करके कही जाती है। जैसे यही कि प्रकाश जब किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। चलो ये भी हो गया, वो छोटी परिभाषा। तो यही लिख दिया जाए, अथवा प्रकाश किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तब अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। यही घटना प्रकाश अपवर्तन कहलाती है। कहलाती है। और चलो भाई, ये भी हो गई ठीक। दोनों बातें, चाहे उस हिसाब को हो चाहे इस हिसाब को हो, कुल मिला के 60 में हम बता रहे हैं कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश किरण जाए और दूसरे माध्यम में तिरछी होकर जाए। बस, अगर तिरछी नहीं होती है तो अपवर्तन नहीं है। अब इसका चित्र देखो बनाया जाए। इसके चित्र में ये दो माध्यमों, यहां हवा कर दो और यहां कांच ही कर दो ठीक। प्रकाश किरण देखो, यहां आई, ये आपतन बिंदु हुआ।
पूरा हम लिख दे रहे हैं ए ओ बी एन डैश। अब यही देखो, ये प्रकाश किरण आई और ये चली गई। ध्यान से देखो चित्र में, ए ओ प्रकाश किरण आपतित हुई, यहां हवा से कांच के बॉर्डर पर पहुंची, फिर कांच में इसने प्रवेश किया और देख रहे हो सीधे जाने के बजाय जो ये अभिलंब होता है इसकी ओर कुछ झुक गई, यहीं झुक गई, आगे फिर सीधे चली जाती है। कहने का मतलब कि प्रवेश करते समय ही झुकेगी, मुड़ेगी, विचलित होगी, बाद में जितना विचलित यही होना हो गई और सीधे चली गई। तो यही घटना कहलाती है प्रकाश का अपवर्तन। यहां अब तमाम इनके नाम हैं, जैसे एओ आपतित किरण, आपतित किरण, ठीक। ओबी अपवर्तित किरण, ठीक, ये जान ही लोगे। इसके बाद एन डैश अभिलंब, एन डैश अभिलंब। फिर यहां कोण, ये आपतन कोण आई होता है और ये आर होता है, तो आई बराबर आपतन कोण और आर बराबर अपवर्तन कोण, ठीक। ये दोनों का बॉर्डर है, तो अपवर्तन की यह क्रिया है, ठीक। परिभाषा समझ में आ गई, दोनों लिख दी गई। अब इसमें अपवर्तन की घटना में तमाम जो कोण, किरणें, अभिलंब खींचे गए हैं उन सब के बारे में यहां हमने लिख दिया। वो क्या है? आपतन बिंदु। आपतन बिंदु। यहां चाहो तो प्रकाश किरण का पुराना मार्ग जो सीधा है वो दिखा सकते हो। ये प्रकाश किरण का मार्ग तो ये सीधा है, लेकिन ये अभिलंब की ओर मुड़ गई, ठीक। अब जैसे आपतित किरण कहा जाए तो देखो, इसमें परिभाषा लिखने से ज्यादा महत्वपूर्ण है कि इसका आरेख बनाओ। आरेख देख करके तुम्हें नंबर तुरंत मिल जाएगा। परिभाषा पढ़ने में कुछ देरी लग सकती है, कोई परिभाषा बहुत नहीं पढ़ना चाहेगा। लेकिन अब अगर कहा जाए आपतित किरण क्या होती है, तो पहले माध्यम से आकर के दोनों माध्यमों के संधि पर प्रकाश किरण जो आती है वही कहलाती है आपतित किरण, और दूसरे माध्यम में जाने वाली प्रकाश किरण क्या कहलाती है? अपवर्तित किरण। प्रकाश किरण जिस बिंदु पर आके गिरती है वो होता है आपतन बिंदु। कोण की बात आ गई या अभिलंब की? आपतन बिंदु पर दोनों पृष्ठ के लंबवत खींचे गए लंब को अभिलंब कहते हैं। फिर क्या? आपतन कोण। आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं, आई से लिखा जाता है। अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच के कोण को अपवर्तन कोण कहते हैं। यह है, ये हो गई अपवर्तन की क्रिया।
अब अपवर्तन के नियम, लेकिन इसके पहले कुछ सघन विरल माध्यम की बात हो जाए। देखो, माध्यम जो होते हैं यहां सघन विरल का बहुत प्रयोग किया जाएगा। जैसे हवा है, काफी खाली है, निर्वात है, एकदम खाली है, जल है तो उसमें कुछ पदार्थ ज्यादा है, कांच है उसमें पदार्थ ज्यादा है। तो सामान्य रूप से निर्वात सबसे विरल माध्यम मानो, एकदम विरल। उसके बाद हवा में कुछ पदार्थ हैं तो निर्वात से ज्यादा हवा सघन है, ज्यादा पदार्थ है। इसके बाद जल है, जल में हवा की अपेक्षा और ज्यादा पदार्थ है तो और सघन हुआ। इसी तरीके से कांच में जल से ज्यादा पदार्थ है, कांच देखो ठोसा है पूरा, तो कांच और सघन है। इस तरीके से अब विरल सघन में पहचान बना लिए हो। बाकी इन 3-4 के अलावा अगर कोई और नाम होगा तो वो कितना सघन कितना विरल है ये हमको बताया जाएगा, उसमें परेशान ना हो। निर्वात समझ लो, हवा समझ लो, जल समझ लो, कांच समझ लो, 4 का प्रयोग अपने आप आता रहेगा। बाकी का जो है वो जो कुछ आएगा प्रश्न में उसके बारे में सघनता विरलता बताई जाएगी। तो अब क्या इसमें एक घटना होती है, प्रकाश किरण दूसरे माध्यम में जाती है तो क्या हुआ, यहां देख रहे हो अभिलंब की ओर आ गई है, अर्थात जाना था इस मार्ग से और विचलित होकर के इधर मुड़ गई अंदर की ओर। कभी कभी बाहर चली जाती है, कुछ तिरछी होना है अंदर को तिरछी हो जाए चाहे बाहर तिरछी हो जाए। इसी को कहा जाता है कि प्रकाश किरण दूसरे माध्यम में अपवर्तन के बाद या तो अभिलंब की ओर झुक जाती है या तो अभिलंब से दूर हो जाती है। ON डैश जो अभिलंब है या तो इसकी ओर आएगी या तो इससे दूर चली जाएगी। ठीक, वो पुराने मार्ग से कभी नहीं जाएगी। तो अब क्यों अभिलंब की ओर झुकेगी, क्यों अभिलंब से दूर जाएगी, दोनों ये भी तय करना है। अर्थात कब अभिलंब की ओर मुड़ के जाएगी, कब अभिलंब से दूर होकर जाएगी। नजदीक या दूर होगी जरूर, अपनी सीध में नहीं जाएगी। इसके लिए सिद्धांत है एक, क्या, जब प्रकाश किरण सघन में होती है तो अभिलंब की ओर झुकती है, और जब प्रकाश किरण विरल माध्यम में होती है तो अभिलंब से दूर होती है। बस इतने। जब प्रकाश किरण सघन माध्यम में होती है तब वह अभिलंब की ओर मुड़ी होती है, और जब विरल माध्यम में होती है तब अभिलंब से दूर होती है। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। जैसे अपवर्तन की घटना हुई, प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में विचलित होकर गई।
अब अभिलंब की ओर जाएगी कि अभिलंब से दूर होके जाएगी? तो यहां सघन विरल माध्यम जो हमने बताया कि कुछ माध्यम सघन है कुछ विरल है, तो अगर सघन माध्यम है तो अभिलंब की ओर रहेगी, नजदीक रहेगी। अगर विरल माध्यम है तो अभिलंब से दूर रहेगी। तो हवा और कांच हमने लिया, तो हवा अर्थात विरल माध्यम से प्रकाश किरण गई कांच में अर्थात सघन में, तो अभिलंब की ओर देखो मुड़ी है। अगर यही कांच से हवा में जाती, माध्यम उल्टा रख दिया जाए तो ये अभिलंब से दूर जाती, अभिलंब से दूर जाती। ठीक, अब ये होता क्यों है? देखो, प्रकाश किरण जब सघन माध्यम में जाती है तो उसकी चाल घट जाती है और वह अपना रास्ता छोटा करना चाहती है। चाल घट जाने के कारण अपना रास्ता छोटा करना चाहती है। अगर प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुकती है ये पथ, तो पार होने में उसे छोटा रास्ता तय करना पड़ेगा। अगर मान लो अभिलंब से दूर हटाओ, इस हिसाब से जाती, तो देखो इतना रास्ता तय करना पड़ता, अर्थात रास्ता बड़ा हो जाता है। तो चूंकि सघन में जाती है, सघन के लिए सोचो, बाकी और समझ जाओगे। सघन में जब प्रकाश किरण जाएगी तो तय है कि उसकी चाल कम हो जाएगी। तुम्हें सघन बगीचे में दौड़ने के लिए कहा जाए तो तेज नहीं दौड़ पाओगे। पानी सघन माध्यम है, उसमें दौड़ने के लिए कहा जाए तेज नहीं दौड़ पाओगे। वैसे प्रकाश किरण जब सघन माध्यम में जाती है तो उसकी दौड़ धीमी हो जाती है, अर्थात उसकी चाल धीमी हो जाती है। जब वो धीरे धीरे चलने लगती है तो ऐसा रास्ता अपनाती है जो छोटा हो, जिससे पार हो जाए जल्दी से। वो जल्दी से पार होना चाहती है कि समय ज्यादा ना लगे। हमारी चाल धीमी हो गई है तो समय पहले से ज्यादा ना लगे, तो वो अपना रास्ता छोटा करने के लिए क्या हुई, अभिलंब की ओर झुकेगी, क्योंकि अभिलंब की ओर मुड़ने पर ही उसका रास्ता छोटा हो रहा है। अगर सघन से विरल में जाएगी तो चाल उसकी बढ़ जाएगी, और चाल बढ़ जाएगी तो क्या होगा, जब चाल बढ़ गई तब पहले से ज्यादा दूरी तय करने लगी वो, तो क्या होगा, वो दूरी बढ़ाएगी कि जिससे जितना समय पहले लगना था उतना ही लगे। तो अभिलंब से अगर दूर हटती है, तिरछा होती है, देखो तो इतना रास्ता तय करना पड़ता है। तो रास्ता अपना लंबा बनाने के लिए उसे अभिलंब से दूर हटना पड़ता है। बहुत सीधी बात हुई कि अगर सघन में जाती है तो उसे मार्ग छोटा करना है, क्योंकि चाल उसकी कम हो गई है। तो अभिलंब की ओर झुकने पर ही मार्ग छोटा होगा। ठीक, अगर विरल माध्यम में जाती है, चाल उसकी बढ़ जाती है, और तब क्या, वो अपना मार्ग कुछ बड़ा करना चाहती है, और बड़ा करने के लिए उसे अभिलंब से दूर होना चाहिए, तो इसीलिए अभिलंब से दूर हो जाती है। क्या हुआ, जब प्रकाश किरण सघन माध्यम में होती है तब वो अभिलंब की ओर मुड़ी होती है, और जब विरल माध्यम में होती है तब वो अभिलंब से दूर होती है। ठीक, अब इसी को कहा जाता है कि सघन माध्यम में जाने पर अभिलंब की ओर झुक जाती है और विरल माध्यम में जाने पर अभिलंब से दूर हो जाती है। यहां एक चीज और ध्यान देना है कि विरल माध्यम में चाल अधिक और सघन माध्यम में चाल कम होती है, क्योंकि विरल माध्यम में चाल अधिक व सघन माध्यम में चाल कम होती है।
इस तरीके से ये दो बातें यहां भाई ध्यान रखना, अभिलंब की ओर झुकेगी जब सघन माध्यम होगा और अभिलंब की ओर से दूर जाएगी जब विरल माध्यम होगा। ठीक, अब ये आपतन कोण आई है और ये आर है। प्रकाश किरण हवा से कांच में जा रही है, विरल से सघन में जा रही है। तो जब ये अभिलंब की ओर झुकी है सघन में, तो ये आर जो अपवर्तन कोण है ये कुछ पहले छोटा हुआ कि नहीं हुआ? ये देखो सीधे जाती तब तो आपतन कोण अपवर्तन कोण के बराबर होता, लेकिन अंदर मुड़ गई ना, क्या हुआ? यहां कोण छोटा हो गया। तो सीधी सी बात है कि सघन माध्यम में अपवर्तन कोण छोटा होता है। अपवर्तन कोण की बात है, अगर सघन माध्यम है तो अपवर्तन कोण छोटा, अगर विरल माध्यम है तो इसी को उल्टे अपवर्तन कोण बड़ा। भाई इसी में देख लो, हवा और कांच है, हवा विरल है, कांच सघन है, और प्रकाश किरण आई ये आपतन कोण है। इसको जाना था सीधे, लेकिन ये अंदर की ओर मुड़ी, तो कोण यहां छोटा हो गया कि नहीं इसके मुकाबले, आपतन कोण के मुकाबले। तो अर्थ तो यही निकला कि सघन माध्यम में अपवर्तन कोण छोटा होता है, केवल अपवर्तन कोण से पकड़ो, और विरल माध्यम में अपवर्तन कोण बड़ा होता है। बस इसी से और बातें खुल जाएगी। तो आगे फिर लिखा जाए, सघन माध्यम में अपवर्तन कोण छोटा तथा विरल माध्यम में अपवर्तन कोण बड़ा। ठीक, विरल माध्यम में अपवर्तन कोण बड़ा। इस तरीके से हम देख रहे हैं कि अपवर्तन की एक घटना हुई। सघन विरल माध्यम क्या होते हैं? प्रकाश किरण सीधे न जाके दूसरे माध्यम में विचलित होती है, अभिलंब की ओर सघन माध्यम में मुड़ जाती है, क्योंकि रास्ता छोटा करना है, चाल कम हो जाती है। अगर विरल माध्यम है दूसरा वाला तो उसमें चाल बढ़ जाती है, वो रास्ता अपना बड़ा करती है मार्ग, जिससे उसे अभिलंब की ओर से दूर हटना पड़ता है, क्योंकि अभिलंब से दूर हटेगी तभी उसका रास्ता बड़ा होगा। यहां देखो, यहां से लेकर के यहां तक मार्ग हुआ और यहां यहीं तक मार्ग हुआ। तो इस तरीके से अभिलंब की ओर क्यों झुकेगी, अभिलंब से क्यों दूर जाएगी। सघन विरल माध्यम में चाल क्या होती है? अपवर्तन कोण आपतन कोण। अगर सघन माध्यम में प्रकाश किरण अपवर्तन कोण है, अपवर्तन कोण को ही पकड़ो। अगर अपवर्तन कोण सघन माध्यम में बना है दूसरा कोण, तो वो छोटा होगा। अगर अपवर्तन कोण विरल माध्यम में है तो वो आपतन कोण से बड़ा होगा। कहने मतलब आपतन कोण से ही छोटा बड़ा होना है। तो सघन में अपवर्तन कोण छोटा और विरल में अपवर्तन कोण बड़ा। तो यहां हमने कितनी चीजें सीखी? प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो विचलित हो जाती है, टेढ़ी हो जाती है, तिरछी हो जाती है। दूसरी बात क्या? विरल माध्यम में चाल अधिक होती है प्रकाश की, सघन माध्यम में चाल घट जाती है। ठीक। तीसरा क्या? सघन माध्यम में प्रकाश किरण जाने के लिए छोटा मार्ग खोजती है, जिससे वो अभिलंब की ओर झुकती है। अभिलंब की ओर झुकने पर ही मार्ग छोटा होगा। और जब विरल माध्यम में जाती है तो वो अपना मार्ग बड़ा करती है, क्योंकि चाल उसकी बढ़ गई है।
तो वो अभिलंब से दूर हटती है, क्योंकि अभिलंब से दूर हटने पर ही उसका मार्ग बड़ा होता है। इसके बाद सघन माध्यम में अपवर्तन कोण छोटा और विरल माध्यम में अपवर्तन कोण बड़ा। इसी में सब क्रिया विधि है अपवर्तन की घटना में, इसमें कोई याद करने वाली चीज नहीं है। भाई अभिलंब की ओर झुकी तो अपवर्तन कोण छोटा हुआ, कहां झुकी? सघन माध्यम में। क्यों झुकी? मार्ग छोटा करना है, मार्ग छोटा करने के लिए अभिलंब के नजदीक आना पड़ेगा उसको। बस इतनी सी बातें हैं। फिजिक्स जो है कोई याद करने वाला सब्जेक्ट नहीं है। 10-5% इसमें तथ्य याद किए जाते हैं, बाकी सब समझने वाली चीज है। एक तरीके से फीलिंग की जाती है इसमें फिजिक्स में, और उसी के द्वारा सब हमको जानकारी प्राप्त हो जाती है। इसी अपवर्तन वाले चैप्टर में हम लोग केवल अपवर्तन का नियम, अपवर्तनांक 2 पॉइंट मुख्य रूप से समझ लें, पूरा अपवर्तन का पाठ समाप्त रहेगा। कोई चीज हमको नहीं रोकेगी, अटकाएगी। अपवर्तन के नियम क्या है और अपवर्तनांक शब्द का अर्थ क्या होता है। अपवर्तन के नियम और अपवर्तनांक 2 पॉइंट। जैसे परावर्तन की घटना में हमने बताया था कि केवल परावर्तन के नियम जाने रहो, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। इसी से पूरा परावर्तन का चैप्टर जो है वो खुल जाता है और एक एक चीज सीरियल में समझ में आ जाती है। इसी तरीके से अपवर्तन का जो ये चैप्टर है, इसमें अपवर्तन के नियम और उसमें आएगा, आगे बताया जाएगा अपवर्तनांक, यन जिसको कहा जाता है, उसका अर्थ हम लोग समझ लेंगे। वो क्या होता है, क्यों कम ज्यादा होता है, तो पूरा अपवर्तन वाला चैप्टर हमारा समाप्त हो जाएगा। प्रतिबिंब बनना, सवाल लगाना, ये सब तो दाएं बाएं हाथ खेल हो जाएगा तुम्हारे। लेकिन ये कि अब वीडियो रेगुलर सीरियल से देखा करो, कोई चीज छूटने ना पाए। तो इस तरीके से अपवर्तन की घटना हुई, इसमें हर चीज कर दी गई। और एक बात हम बता रहे हैं कि प्रकाश के प्रश्नों में अधिकांश में तुम चित्र बना करके ही समझाओ, बिना चित्र के कोई बात ध्यान से एग्जामिनर नहीं देखेगा। वो एक सामान्य नंबर दे देगा, तुम सही लिखे हो कि गलत लिखे हो ये कोई बहुत ध्यान नहीं देता है। कॉपी देखने का तरीका बदल गया है। सब लोग केवल फॉर्मेलिटी करते हैं, कॉपी चेक की गई, बाकी कोई सही पढ़ के नंबर नहीं देता है। लेकिन अगर चित्र बनाए हो तो वो देखने के लिए मजबूर हो जाएगा और देखेगा, तब तुम्हारा जो काम है, तुम्हारी जो मेहनत है, उसके हिसाब से तुम्हें नंबर पर्याप्त मिल जाएगा।